हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अपना, वह टॉपिक रहेगा अपना टेक्निक इन बायोलॉजी में। अपने एक टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि विद्युत कण संचलन, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर आज अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आवेशित अणुओं के पृथक्करण के लिए तकनीक विद्युत कण संचलन द्वारा विकसित किया गया था। तो यानी जो टेक्निक है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो स्वेडबर्ग, टिसेलियस या सेंगर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल आंसर ग, यानी कि टिसेलियस सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपन। विद्युत कण संचलन में डीएनए की ओर पलायन की जो क्रिया होती है, डीएनए की ओर क्या करना है? पलायन होगा। ऑप्शन फर्स्ट, कैथोड या सकारात्मक इलेक्ट्रोड, बी एनोड या नकारात्मक इलेक्ट्रोड, सी कैथोड या नकारात्मक इलेक्ट्रोड, या डी होता है एनोड या सकारात्मक इलेक्ट्रोड। तो डीएनए की ओर जो पलायन होता है वो होता है एनोड या सकारात्मक इलेक्ट्रोड का। तो ये क्या होगा? इसका डी ऑप्शन जो होगा वह होगा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र में आयनों के प्रवास की गति निर्भर करती है। ऑप्शन आवेश का परिमाण और अणुओं के द्रव्यमान पर, बी आवेश का परिमाण और अणुओं का आकार, सी अणु का आकार और अणुओं के आवेश, आकार और द्रव्यमान का परिमाण। तो विद्युत क्षेत्र में आयनों के प्रवास की गति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी ये? तो आवेश का एक तो परिमाण और एक अणु का जो क्या होता है आकार, इस पर डिपेंड करती है। तो बी ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। जैव अणुओं के प्रवास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य बात अपने को यहाँ पर बतानी है। तो देखिए, प्रवासन की दर धारा के सीधे अनुपातिक है, बी प्रवासन की दर वर्तमान के विपरीत अनुपातिक है, सी प्रवासन की दर माध्यम के प्रतिरोध के सीधे अनुपातिक होती है, और डी उच्च आणविक भार यौगिकों के पृथक्करण के लिए कम वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। तो देखो, सही पूछा अपने से, तो यहाँ पर ये 3 बातें हैं ना, ये तो गलत है। लेकिन जो फर्स्ट है ना, प्रवासन की दर धारा के सीधे अनुपातिक है, यह सही है। ये ऑप्शन राइट होगा इसमें। अगला देखिए 5 नंबर कि विद्युत कण संचलन सेल या विद्युत कण संचलन उपकरण में होते हैं। ये उपकरण यहाँ पर दिखा रखा है, तो इसमें क्या होते हैं? ऑप्शन अपने दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट, पावर पैक और विद्युत कण संचलन इकाई, बी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट और डीएनए सेपरेटर, और सी बफर चेंबर और इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। तो इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर पावर पैक और विद्युत कण संचलन इकाई होती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। डीएनए पृथक्करण के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य प्रकार का जेल है एगार जेल, पॉली एक्रिलेमाइड, एगारेज और उपरोक्त सभी। तो देख, इसके लिए एगारेज जो जेल होता है उसका उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन जो होगा वह अपना क्या होगा? राइट होगा। इसके अंदर सी ऑप्शन जो है वह राइट होगा। अगला देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन। कौन सी तकनीक बड़े डीएनए अंशों को अलग करने के लिए काम में ली जाती है या उपयुक्त मानी जाती है?
बड़े डीएनए अंशों को अलग करने के लिए उपयुक्त आयु, पेज, पीएफजीई और एचडीएस पेज। तो इसके लिए तो पीएफजीई यह टेक्निक जो होती है वह काम में लेते हैं। आगे देखिए फिर 8 नंबर, एचडीएस पेज में एचडीएस की क्या भूमिका होती है? तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट, प्रोटीन विकृतीकरण और शुद्ध नकारात्मक चार्ज प्रदान करता है। बी, प्रोटीन को समग्र नकारात्मक चार्ज प्रदान करना। सी, सभी प्रोटीनों को समान द्रव्यमान प्रदान करना। और डी, प्रोटीन खुला और शुद्ध सकारात्मक चार्ज प्रदान करता है। तो देखिए एचडीएस पेज में एचडीएस की भूमिका होती है प्रोटीन विकृतीकरण और शुद्ध नकारात्मक चार्ज प्रदान करता है। तो ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, क्वेश्चन नंबर 9, एचडीएस पेज में अलगाव पर आधारित है। आणविक भार, आकार, चार्ज किस पर आधारित है ये? तो ये होता है आणविक भार। ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, आइसो इलेक्ट्रिक फोक्सिन का उपयोग करने वाली इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है। तो ये होती है 2D पेज। सी ऑप्शन ये राइट होगा। आगे देखिए फिर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं आगे। और कौन से कारक विद्युत कण संचलन गतिशीलता को प्रभावित कर रहे हैं? एक तो अणु का आकार कर रहा है, प्रोटीन का आकार कर रहा है, या दोनों कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत कण संचलन की जो गतिशीलता होती है ना, उसे मुख्य रूप से अणु का आकार भी प्रभावित करता है और प्रोटीन का आकार भी करता है। तो ए और बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा विद्युत कण संचलन का एक प्रकार नहीं है? तो एक दे रखा है जेल विद्युत कण संचलन, पेपर विद्युत कण संचलन, सेल्यूलोज सक्रिय विद्युत कण संचलन और सूक्ष्म विद्युत कण संचलन। तो इसका आंसर क्या होगा? सूक्ष्म विद्युत कण संचलन ये प्रकार नहीं है। आगे देखिए फिर 3rd नंबर का, कौन सी टेक्निक विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके आवेशित कणों को अलग करती है? तो आवेशित कणों को अलग करने का कार्य कौन करती है टेक्निक? हाइड्रोलाइसिस, विद्युत कण संचलन, प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन विकृतीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत कण संचलन होगा। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, विद्युत कण संचलन उपकरण में क्या होता है? उपकरण में क्या क्या होता है ये बताना है यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, जेल बफर चेंबर और फायर पैक। बी, बफर चेंबर और विद्युत कण संचलन इकाई। सी, विद्युत कण संचलन इकाई और जेल विभाजक। डी, पावर पैक और विद्युत कण संचलन इकाई। तो देखिए विद्युत कण संचलन उपकरण में पावर पैक और विद्युत कण संचलन इकाई होती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए फिर, पेपर विद्युत कण संचलन में किस प्रकार के कागज का उपयोग किया जाता है? तो कागज का उपयोग किया जाता है तो एक तो देखिए व्हाइटमैन फिल्टर पेपर, बी सेल्यूलोज एसीटेट फिल्टर पेपर, सी क्रोमेटोग्राफी पेपर। तो बताइए कौन सा उपयोग होता है? तो तीनों का ही यहाँ पर मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ओवर, ऊपर के सभी। अगला देखिए फिर, एगारोज जेल क्या है? एगारोज जेल के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो ये है क्रॉस लिंकेज अणु, शुद्ध अपरिवर्तित पॉलीसेकेराइड। और सी कहता है कि इसे 0.5% एगारेज को उबलते पानी में घोलकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने के लिए तैयार किया जाता है। और उपरोक्त के सभी। तो देखिए एगारोज जेल क्या है? क्रॉस लिंकेज अणु भी है, सही बात है।
बी कह रहा है शुद्ध अपरिवर्तित पॉलीसेकेराइड है, ये भी सही है। सी है कि इसे 0.5% एगारोज को उबलते पानी में घोलकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने के लिए तैयार किया जाता है। तीनों बातें सही है, तो डी ऑप्शन राइट होगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए फिर, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे शामिल किए हैं आज। हाँ, क्रमांक आपको ज़रूर बार बार में 1-2 दिखाई दे सकते हैं क्योंकि टुकड़ों में क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए, कौन सी तकनीक विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके आवेशित कणों को अलग करती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस, विद्युत कण संचलन, प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन विकृतीकरण। तो इसका आंसर होगा विद्युत कण संचलन। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर, सेकंड नंबर, विद्युत कण संचलन द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्वेश्चन थोड़ा रिपीट है, तो यह टिसेलियस के द्वारा किया गया है, ये अपने को याद रखना है। अगला देखिए फिर, विद्युत क्षेत्र में आयनों के प्रवास की गति निर्भर करती है। तो आयनों के प्रवास की जो गति निर्भर करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो ये एक तो आवेश का जो परिमाण होता है उस पर, और अणु के आकार पर डिपेंड करती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन अपना वह देखते हैं, जैव अणुओं के प्रवास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, प्रवास की दर माध्यम के प्रतिरोध के सीधे अनुपातिक है, गलत है। उच्च द्रव्यमान अणुओं को अलग करने के लिए कम वोल्टेज का उपयोग किया जाता है, ये भी गलत है। प्रवासन की दर वर्तमान के विपरीत अनुपातिक है, ये भी गलत है। तो जो बी है ना, प्रवासन की दर वर्तमान के सीधे अनुपातिक है, यह सही होगा इसमें। अगला देखिए फिर 5 नंबर, विद्युत कण संचलन उपकरण में क्या होता है? ये देखो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों, लेकिन चलो देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से देखो पावर पैक होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। डी ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर, यदि प्रोटीन को उनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस गतिशीलता के अनुसार अलग किया जाता है तो विद्युत कण संचलन का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन HDS फेज, एफिनिटी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोक्सिंग और फ्री क्लो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये होगी HDS पेज। ए ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आज कम्युनिटी में एक क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि जो 150 क्वेश्चनों का अपना पेपर आया होगा सब्जेक्ट का, इसमें 120 सब्जेक्ट के होंगे, तो कुल मिलाकर जो 150% है, मैं चाहता हूं कि परीक्षा से पहले कम से कम 10-15 आपके मॉडल पेपर आपको दे दिए जाएं ताकि अच्छे प्रकार से आपकी तैयारी हो सके। तो मैंने उसमें तारीख पूछी थी, वही कब से चालू करने हैं, 25 से, 30 से, या कल से चालू करने हैं, या 5 से चालू करने हैं। तो उसमें कई स्टूडेंट्स ने इसे कमेंट भी किया है, लगभग लोग चाहते हैं कि कल से ही ये चालू हो सके, और मेरी भी इच्छा थी कि भाई 1-2 दिन में ये चालू किए जाएं। तो वैसे तो देखना क्या है, लगभग आप आइडिया मेरे को लग चुका है, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि सर जल्दी से जल्दी ये कार्य करवाया जाए, 150 प्रश्नों के मॉडल पेपर उपलब्ध करवाया जाए। तो पूरी कोशिश होगी, या तो कल ही या परसों कन्फर्म आपको यह मॉडल पेपर में स्टार्ट कर दूंगा। डेली आपको एक मॉडल पेपर तैयार करवा दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा भी नहीं तो आपको 10 से 15 पेपर अवश्य तैयार करवाए जाएंगे 150 क्वेश्चनों के, जिससे आपकी तैयारी और भी बेटर हो सकेगी। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफोरेटिक गतिशीलता को म्यू के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे गणितीय रूप में व्यक्त किया जाता है। तो गणितीय रूप में इसे व्यक्त कैसे करेंगे? तो गणितीय रूप में करते हैं इसको, डी ऑप्शन जो होगा V/E के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इलेक्ट्रोफोरेटिक गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है? आणविक भार, अणु का आकार, सी अणु का आकार, और डी दे रखा है अणु की
स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो एक तो अणु की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वह अपन मानते हैं गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर, विद्युत कण संचलन का उपयोग कब नहीं किया जाता है। तो प्रोटीन के पृथक्करण में, अमीनो एसिड पृथक्करण, लिपिड पृथक्करण या न्यूक्लिक एसिड का पृथक्करण कब नहीं किया जाता है। तो जब लिपिड का जो अपन मानते हैं ना पृथक्करण, उसमें नहीं किया जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 10 नंबर का क्वेश्चन अपने दे रखा है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत कण संचलन का उपयोग करने का क्या कारण नहीं हो सकता है। डीएनए के 2 सेटों की तुलना करना, रीढ़ की हड्डी के आकार से डीएनए को व्यवस्थित करना, और सी दे रखा है कि डीएनए के टुकड़ों को सबसे बड़े से सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना, और डी दे रखा है डीएनए को व्यवस्थित करना हम देख सकते हैं। तो इसका उपयोग करने के लिए हम नहीं हो सकता है, नहीं बताना है यहाँ पर। तो नहीं, तो देखो जो रीढ़ की हड्डी के आकार से डीएनए को व्यवस्थित करना, यह नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन जो होगा वह इसके अंदर आंसर होगा। आगे देखिए फिर एक एचडीएस पेज में क्या होता है, एचडीएस द्वारा प्रोटीन को विकृत भी किया जाता है। प्रोटीन का चार्ज टू मास अनुपात समान होता है। छोटे प्रोटीन जेल के माध्यम से अधिक तेजी से पलायन करते हैं, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबको पता अपने को ये अगला देखिए, प्रोटीन सीधे जेल में देखे जा सकते हैं, तो उन्हें डाई से रंगना, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करना, उनके आणविक भार को मापना, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन सीधे जेल में कब देखे जा सकते हैं, उन्हें डाई से रंगना। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 16 नंबर, एचडीएस पेज में प्रोटीन का नमूना सबसे पहले होता है। सबसे पहला नमूना यहाँ पर अपने को पूछा है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, एक कम करने वाले एजेंट के साथ इलाज किया जाता है और फिर आयनिक डिटर्जेंट के साथ विद्युत कण संचलन द्वारा अंशांकन किया जाता है। तो पहला नमूना ये सही हो जाएगा, ए ही सही होगा इसका। आगे देखिए, गैर विकृत स्थितियों जिसमें pH 7 के तहत स्टोन और मायोग्लोबिन के विद्युत कण संचलन का परिणाम पूछा है, परिणाम होता है। तो इसका परिणाम देखिए, ऑप्शन फर्स्ट, दोनों प्रोटीन एनोड में चले जाते हैं। बी, स्टोन एनोड में चले जाते हैं और मायोग्लोबिन कैथोड में चले जाते हैं। सी, स्टोन कैथोड में और मायोग्लोबिन एनोड में, और दोनों प्रोटीन कैथोड में। तो बताइए क्या होगा इसके अंदर। बिल्कुल इसके अंदर होगा, स्टोन जो होते हैं वो तो कैथोड में चले जाते हैं और जो मायोग्लोबिन होते हैं वो एनोड में चले जाते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में प्रोटीन को उनके आधार पर अलग किया जाता है। तो प्रोटीन को किस आधार पर अलग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, केवल धनात्मक आवेशित अवशेषों की सापेक्ष सामग्री के आधार पर, केवल नकारात्मक रूप से आवेशित अवशेषों की सापेक्ष सामग्री पर, सी आकार पर, और डी सकारात्मक और नकारात्मक रूप से आवेशित अवशेषों की सामग्री। तो क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में प्रोटीन को किस आधार पर अलग किया जाता है। तो उन्हें करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक रूप से आवेशित अवशेषों की सापेक्ष सामग्री के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, आपको जल्द ही मैं 150 क्वेश्चनों की जो मॉडल पेपर सीरीज़ है वह उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। बस आप लगातार अपने चैनल से जुड़े रहिए, और बहुत से टॉपिकों के मैंने आपको MCQ करवा दिए हैं और कुछ पहले के भी करवाए हुए हैं, तो वो भी आप चैनल पर अपने देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी मोस्ट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख लीजिए। ओल्ड पेपर की अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें देख लीजिए। टाइम बहुत ही कम अपने पास बचा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, सफलता ज़रूर से मिलेगी। और ये अंतिम बात बार बार करनी नहीं चाहिए, मैं लाइक शेयर के लिए बोल रखा है।
तो वो आपकी इच्छा हो तो आप लोग कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।